हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं MCO 07। MCO 07 के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स हमारे बहुत पास हैं। मैंने जैसा भी लास्ट वीडियो में बताया था MCO 05 मेरी तरफ से हम सब के लिए कंप्लीट है। हमने जितना अभी तक लास्ट क्लासेस में देखा है MCO 05 के लिए हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से MCO 05 कंप्लीट है। ठीक है, तो MCO 07 यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं MCO 07। ओके, हाँ, तो MCO 07 में क्या है, देखिए MCO 07 फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। मैं आपको इसकी भी वेटेज बता दूं, इसका भी जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, जितना मैंने एनालाइज किया है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी कुछ इस तरीके से है, क्योंकि इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, इसकी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा नहीं आएंगे, बिल्कुल भी ज़्यादा, मतलब प्रैक्टिकल को बहुत कम रखा गया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30%, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30% तक क्वेश्चंस हैं। बाकी सब के सब हमारे जो हैं ये हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। जो हमारी थ्योरी है 70% पेपर हमारा थ्योरी का है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रैक्टिकल के अंदर क्या क्या है, प्रैक्टिकल के अंदर मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं लीवरेज एनालिसिस एंड सबसे ज़्यादा जो लास्ट ईयर में जितने क्वेश्चंस हैं, अगर आप लास्ट ईयर के कोई 10 ईयर ले लीजिए, अगर आप क्वेश्चंस को अगर एनालाइज करें अच्छे से, तो जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं MCO 07 के अंदर, वो है लीवरेज एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग एंड ऑल्सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको पता है ना क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते थे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, सबके फॉर्मूलाज आपको आते होंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल के लिस्ट में जाएंगे तो हमने बीकॉम से रिलेटेड हमने जो लीवरेज एनालिसिस की वीडियोस डाली हैं, कैपिटल बजटिंग की डाली हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, वो आप लोग देखेंगे, वो आपको अवेलेबल है। उसी से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई ऐसा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है इसका। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है, और ये काफ़ी बच्चों को आता भी होगा, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग 2-3 एक क्वेश्चन भी अगर हर चैप्टर से प्रैक्टिकल को उठा लेंगे, आपको सारे फॉर्मूलाज आते होंगे अगर आपने पढ़ा है तो। ठीक है, चलिए, तो हम लोग करने जा रहे हैं हमारा थ्योरी, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। लास्ट टाइम की तरह मैं आपको फिर बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का PDF हमारे वीके स्मार्ट क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आप लोग उसे वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले मैंने क्या रखा है, सबसे पहला देखिए, जब हम लोग जो बुक पढ़ रहे हैं उस पर रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। हमारे पास चॉइस ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन है, जिसमें से हमें सिर्फ एनी 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो हम लोग कोशिश करें कि इतना डाटा हम लोग कवर कर लें ताकि हम लोग एग्ज़ाम क्रैक कर सके, राइट। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, आपको एक चीज़ और बता दूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन और आता है, फॉर एग्जांपल किसी भी अदर लैंग्वेज में पूछा जाता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, या स्ट्रक्चर क्या है, या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस बेसिस पे बनता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या वो होता है, काम करने का तरीका क्या होता है, कुछ भी तरीके का, जहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैंने इस तरीके के क्वेश्चन बनाए हैं कि अगर आप लोग ये पैटर्न्स पढ़ लेते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग इन आंसर्स को लिख सकते हैं। तो आपको क्या है, क्या नाम है, उसमें ज़रूर मार्क्स मिलेगा और आप लोग उसमें पास होंगे। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, ये सब क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़े हैं। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि इसमें हमें ज़्यादा मुश्किल लगेगा। फिर भी मैं आपको सारे आंसर्स का मतलब समझाऊंगा यहाँ पे। इस क्लास का मेन मोटिव यही है, MCO 07 के जितने भी हमारे थ्योरीज़ हैं उनका मैं आपको मतलब समझा सकूं, क्योंकि अगर हमको पता रहेगा कि हाँ MCO 07 में ये हमने पढ़ा था, इसका मतलब देखिए, मेन मीनिंग अगर आपको पता है और अगर आप जो आपने याद किया अगर आप भूल भी जाएँ तो भी आपका काम नहीं बिगड़ेगा। बट अगर आप रत्तू टोटा की तरह रट्टा फिगरेशन करेंगे तो उसमें दिक्कत हो सकती है, राइट। चलिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ, देखिए सिंपल सा बात है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, यानी कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड काम करने को हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। यानी कि एक टीम है,
एक टीम है जिसमें अकाउंटेंट्स हैं, जिसमें हेड अकाउंटेंट है, 3-4 लोग हैं। वो लोग सारा काम करते हैं, पैसे की लेन देन करना, अकाउंट्स ऑफ बुक कीपिंग ऑफ अकाउंट्स एंड स्ट्रेटजी बनाना, कितने एक्सपेंसेस इस साल खर्च होंगे, ये सब चीज़ें जो हम लोग करते हैं इसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो मीनिंग्स आपको टिप्स पे लर्न होनी चाहिए। आई डोंट थिंक कि इसके बाद आपको कोई इशू होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू फिलिपटस, इस पर तो मार्क करिएगा, आपको पीडीएफ में दिखाएगा। जहाँ जहाँ आपको ये इनके थ्योरी वो थ्योरिस्ट हमारे जो थ्योरिस्टिस हैं उनके जो भी नाम आपको दिखाए जाएंगे उनको मार्क कर लीजिए, क्योंकि इनके नाम पे आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फिलिपटस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द मैनेजरियल डिसीजंस विच रिजल्ट्स इन एक्विजिशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस फॉर द फर्म। ओके, सिंपल सा इसमें भी वही बताया गया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट उससे रिलेटेड होता है जिसमें जो मैनेजर्स होते हैं हमारे फाइनेंस से रिलेटेड हमारे डिसीजंस लेते हैं कि हमारा जो फंड्स हैं वो कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, शॉर्ट टर्म हमें उसमें फंडिंग करनी है कि लॉन्ग टर्म करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, देयर आर 2 एस्पेक्ट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 ही वो हैं देखने के नज़रिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2 ही तरीके के हैं। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखता है कि फंड्स कहाँ से आए और कैसे ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो फंड्स का, बस। तो इसलिए जो इसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स हैं वो है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, इफेक्टिव यूज़ ऑफ फंड्स। ओके, इन अ बिजनेस फर्म फाइनेंशियल मैनेजर, अब इसमें फाइनेंशियल मैनेजर के बारे में भी साथ में बताया गया है, ताकि क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है डिफाइन जॉब प्रोफाइल या फिर रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। ठीक है, आई डोंट थिंक कि इस क्वेश्चन में किसी को भी इशू होना चाहिए कि सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल मैनेजर वो बंदा होता है जो कि हमारे फंड से रिलेटेड हमारे मैनेजमेंट के अंदर डिसीजंस लेता है कि कैसे फंडिंग होगी, कैसे फंड्स को यूज़ किया जाएगा, किन सोर्सेज से लोन लेना है, किन सोर्सेज से डेप्ट लेना है, किन सोर्सेज से इक्विटी लेना है, ये सब चीज़ों को हैंडल करने वाला हमारा फाइनेंशियल मैनेजर होता है। बट फिर भी क्योंकि हमें आंसर लिखना है तो हम लोग बताते हैं कि इन अ बिजनेस फर्म द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट रोल, ही इज़ वन ऑफ द डायनामिक मेंबर्स ऑफ कॉर्पोरेट मैनेजरल टीम इन द मॉडर्न डे। Business manager role, financial manager role is not only to keep maintain books of accounts and record financial transaction. His role of financial manager has changed. Financial manager expected to manage the funds in such a manner as to ensure their optimal utilization and their procurement in a manner that the risk, cost and control consideration are properly balanced. देखिए, फाइनेंशियल मैनेजर का क्या जॉब होता है? फाइनेंशियल मैनेजर का ये जॉब होता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तो कीप करके रखे ही, ट्रांजैक्शंस को देखे, बट साथ में जो हम लोग फंड्स लगा रहे हैं, जो ऑनर है उनके जो फंड्स लग रहे हैं कंपनी के, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो, उनका सोर्सेस, उनके जो सोर्सेज से वो आ रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट हमें ना देना पड़े, हर तरीके से बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद वो फैसला करता है कि हाँ, अब मान लो कि हमें अगर फर्म के अंदर 10 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो इसमें क्या होता है, इसमें वो कई तरह की रिपोर्ट्स, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, कई तरीके की रिपोर्ट्स होती है जो उससे बताती हैं कि अगर हम लोग इसको एज ए शेयर इशू करके हम लोग फंडिंग करें तो क्या होगा, अगर हम लोग डेप्ट के थ्रू करें तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने शेयर किया तो शेयर हमें एक हमें मिनिमम प्रॉफिट देना पड़ेगा परसेंटेज पे। फॉर एग्जांपल 5% प्रॉफिट या 6% प्रॉफिट, राइट, जो प्रॉफिट हमारे पास बैलेंस बचता है। डेप्ट क्या है, एक फिक्स परसेंटेज होता है 12%, राइट। 12% वो भी एक फिक्स्ड अमाउंट पर जो कि लिया गया है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। कई केसेस पे डेप्ट बहुत अच्छा होता है, कई केसेस पे शेयर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लाइए, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, एक चीज़ और है इस क्वेश्चन के अंदर, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये फेमस क्वेश्चन था हमारा बीकॉम के अंदर भी, ऐसे एमकॉम के अंदर भी क्वेश्चन है। मैं इसका सीधा सीधा मतलब बता देता हूँ। देखो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन का साफ मतलब यही होता है कि प्रॉफिट बढ़े। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या डिफरेंस है? देखिए,
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक टाइम पीरियड के लिए होता है कि हाँ हमें इस साल प्रॉफिट बढ़ाना है ताकि शेयर होल्डर्स जो हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, उनको फ़ायदा हो। बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज़ द वैल्यू ऑफ द फर्म, यानी ऑर्गेनाइजेशन की कीमत को बढ़ाना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहते हैं। कि अगर आज हमारा जो इक्विटी शेयर है आज वो मार्केट में 100 रुपये का बिक रहा है, कल को वो 1000 रुपये का बिक रहा है, तो यानी हमारी जो वेल्थ है वो बढ़ी है। तो उसके लिए ये हमारे जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है इसका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होना एक रिपोर्ट कार्ड का काम करता है। जैसे एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड दिखाता है कि बच्चा कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, उसी तरीके से इक्विटी शेयर्स का रेट यानी कि कंपनी के शेयर्स का रेट जो है वो कंपनी के बारे में दर्शाता है कि कंपनी डूब रही है कि बढ़ रही है। ठीक है, इनके बारे में डिटेल्ड आंसर मैंने डाल दिए हैं पीडीएफ में, आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये तो इतना अच्छा चैप्टर है कि मुझे इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इतना आसान चैप्टर है ये तो आपको ऐसे ही याद होना चाहिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये क्या डेफिनेट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिफाइंस दैट विच अमाउंट वी इन्वेस्ट टुडे इज़ मोर वर्थ देन द अमाउंट वी रिसीव्ड इन फ्यूचर। यानी कि आज मैंने 100 रुपये एक कंपनी में इन्वेस्ट किए, बट 1 ईयर बाद अगर मैं सिर्फ 100 रुपये वापस ले लूँ तो क्या फ़ायदा? जो ये टाइम गैप है 1 ईयर का, इसमें 100 रुपये मैंने दिए और 100 रुपये ही मुझे मिले, क्या फ़ायदा? नहीं, इसमें कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जब ये कंपनी मुझे साथ में 10 रुपये इंटरेस्ट देगी इस पर, यानी 10%, तो कंपनी मुझे 110 रुपये देगी। यानी कि जो ये टाइम पीरियड था इसमें मुझे ये 10 रुपये मिले, 10 रुपये एक्स्ट्रा मिले, ये 10 रुपये एज इंटरेस्ट मिले। और इंटरेस्ट मुझे क्यों मिला? ये मुझे एज कंपनसेशन मिला। क्यों? क्योंकि मैंने कंपनी के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट किए, मैंने खर्चा किया। यानी कि आज मैंने जो 100 रुपये दिए हैं वो भविष्य में जाके 100 रुपये कम हो जाएंगे। नहीं समझ आया? हम जो पैसा आज इन्वेस्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं कि इन्फ्लेशन हो, कुछ हो, महंगाई बढ़ गई, आज जो सामान है, आज जो कुरकुरे है वो कुरकुरे 10 रुपये का मिल रहा है, कल को वही कुरकुरे 15 रुपये का मिलेगा 1 साल बाद। तो इन्फ्लेशन हुआ, इन्फ्लेशन की वजह से कीमत बढ़ गई। तो आज ये जो अमाउंट इसका था वो अमाउंट उधर तो नहीं दे सकते ना। तो जब हमारा पैसा इधर इन्वेस्ट हुआ तो भविष्य में उसकी भी कीमत बढ़ी, राइट? इसलिए इसे कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये जो कंपनसेशन एज कंपनसेशन दिया गया इन्वेस्टर को, इसे कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और इसमें फेमस क्या है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट? कंपाउंड इंटरेस्ट। बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी ज़्यादातर कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप कह रहे हैं कि मैं इसका वो करूं, क्या मुझे इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराना चाहिए, तो मैं आपको एक साफ बात बता दूं कि लास्ट 10 ईयर्स के अगर आप क्वेश्चन देंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, मुश्किल से एक शायद कहीं पे क्वेश्चन दिखेगा, वरना कहीं क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बट डेफिनेशन है, तो इसलिए आपको इसकी थ्योरी जरूर याद करनी है, इसलिए मैंने इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखा है। जैसे मैं बताऊं, हमारे जितने भी हमारी ये है ना बुक्स हैं, हमारी जितने सब्जेक्ट्स हैं सारे थ्योरेटिकल हैं। सिर्फ एक MCQ 05 है और थोड़ा MCQ 07 जिसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल से, वरना किसी में प्रैक्टिकल है ही नहीं। चलिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मैंने जैसे बोला, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट द मनी इन्वेस्टेड टुडे इज मोर वर्थ देन द मनी रिसीव्ड इन फ्यूचर। ओके, मैंने आपको समझाया अच्छे से, आई डोंट थिंक कि सारा पढ़ने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में सबको पता लग गया है, आई डोंट थिंक कि कोई इशू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्क। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सर्टेन एंड अनसर्टेनिटी? डिफरेंस बिटवीन सर्टेन अनसर्टेन, ठीक है। एंड इसके बाद डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। देखिए पहले मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको रिस्क के बारे में समझाता हूँ। रिस्क क्या है? व्हाट इज रिस्क? देखिए रिस्क क्या है, एक इंसान, एक आदमी अपने आज 100 रुपये इन्वेस्ट करता है एक कंपनी पे, ठीक है। आज वो 100 रुपये इन्वेस्ट कर देता है एज इक्विटी शेयर, ओके। बट एक आदमी इन्वेस्ट करता है 100 रुपये FD के अंदर, समझना बात को, ठीक है। एक आदमी इन्वेस्ट करता है 100 रुपये इक्विटी शेयर के अंदर। अब जैसे कि जनरल नॉलेज आप सबको पता है, FD एक फिक्स इंटरेस्ट है, फिक्स रेट देती है, ये 5% देगी, भविष्य में इसको 105 रुपये मिलेंगे 1 ईयर के बाद। दूसरी तरफ
इस 100 रुपये जो कि इक्विटी शेयर में डाला गया था, इसमें मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है, इसमें 1 साल बाद इसके पैसे डाउन हो जाते हैं, इसे मिलते हैं 95 रुपये। या फिर इसमें दूसरी कंडीशन हो सकती है कि इसको 95 नहीं, इसको मिल गए 150 रुपये। सही बोला मैंने? क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्क था। एफडी एक ऐसी चीज़ है जो कि नॉन रिस्केबल होती है, जिसमें रिस्क ही नहीं होता है। आपने पैसा डाला है, आपको कंफर्म उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस जो आपका प्रिंसिपल है वो मिलेगा। लेकिन इक्विटी शेयर एक ऐसी चीज़ होती है जो कि एक जिसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। ज़रूरी नहीं कि आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट लिया है वो भी आपको मिल जाए, क्या पता ये 5 रुपये की हो जाए, इसकी वैल्यू कंपनी बंद हो जाए। बट लेकिन हो सकता है कि कल को कंपनी के शेयर्स की वैल्यू डबल हो जाए और आपको 150 रुपये मिले। तो जितना रिस्क यहाँ पे बढ़ा उतना प्रॉफिट बढ़ गया, रिस्क बढ़ा प्रॉफिट बढ़ा, रिस्क कम हुआ प्रॉफिट कम हो गया। तो यहाँ पे क्या दिखता है आपको? यहाँ पे दिखता है देयर इज़ अ परफेक्ट एंड यू कैन से देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड रिस्क। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे इस चैप्टर के लिए कि जो प्रॉफिट और रिस्क है उसमें एक परफेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर रिस्क बड़ा है तो प्रॉफिट बड़ा होगा और रिस्क छोटा है तो प्रॉफिट छोटा होगा, राइट। चलिए रिस्क के बारे में पढ़ते हैं। रिस्क इज अ concept that denotes the precise probability of eventualities. In other words, risk can be defined as the threat or probability that is an action or event which results in adversely or beneficially for the organization to achieve its goals. यानी कि रिस्क एक सिचुएशन का नाम है, ज़रूरी नहीं है। देखिए रिस्क क्या है, आज हमने एक पैसा जब डाला तो ये रिस्क है कि यार ये पैसा डूब जाएगा या तो ये पैसा कमा जाएगा। तो ये एक रिस्क फैक्टर है, सिचुएशन है, कंफर्म नहीं है कि क्या हो सकता है भविष्य के अंदर। तो एक सिचुएशन है, एक इवेंट है जिसमें हम कुछ नहीं बता सकते। ये कंपनी ये हम इंसान को डुबो भी सकता है और इंसान को आगे भी ले जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे बात चलती है, रिस्क का मतलब समझ में आ गया सबको। अब बात आती है सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी। सब आंसर्स मैंने बहुत ही कायदे से बहुत अच्छे तरीके से आपको PDF में लिख के दिए हैं, आप लोग बस उतना भी पढ़ लो तो 10 ईयर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट फिलहाल मैं आपको इनके मतलब समझा रहा हूँ। सर्टेनिटी, इसे मैं पूरा लिख दूँ, सर्टेनिटी, ओके। सर्टेनिटी क्या है? सर्टेनिटी उस सिचुएशन को कहते हैं जहाँ पे हम कंफर्म हैं कि ये काम होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल सुबह को, आज जब सुबह के 5-6 बजेंगे 7 बजेंगे तो सुबह सूरज उगेगा, सूरज निकलेगा। ऐसा तो नहीं है कि सुबह 8 बजे चांद निकल के आ जाएगा, राइट। तो इसलिए उस सिचुएशन को जो कि कंफर्म है कि होनी ही होनी है, मुझे कंफर्म है कि मुझे कल ऑफिस जाना है 9 बजे, मतलब कि वो सर्टेनिटी है। एंड अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेनिटी वो सिचुएशन है जिसमें कोई कंफर्मिटी नहीं है कि ये काम होगा कि नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हमें नहीं पता कि कल बारिश आएगी, हमें नहीं पता कि कल धूप निकले, क्या पता ओले गिरने लग जाए, सही है ना। यानी कि वो सिचुएशन जो कि कंफर्म ना हो उसे हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। रिस्क का इससे क्या रिलेशन? रिस्क इन दोनों के बीच में लाई करता है। रिस्क यानी कि रिस्क क्या है? रिस्क वो सिचुएशन है जो कि सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के बीच में लाई करती है। हमें ये पता है कि हो सकता है काम हो जाए या फिर हो सकता है काम ना हो। सर्टेनिटी में काम होगा, अनसर्टेनिटी में नहीं होगा, रिस्क में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो आपको इन तीनों का रिलेशन समझ में आ गया? आई डोंट थिंक कि किसी को इसमें कोई डाउट हो सकता है। बाकी मैंने आंसर लिखा ही है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं रिटर्न के बारे में। रिस्क एंड रिटर्न। पहले हम जानते हैं रिटर्न क्या। रिटर्न रिफर्स टू समथिंग गेट बैक एंड इन्वेस्टर इन्वेस्ट हिज मनी इन होप दैट ही विल गेट समथिंग बैक एज अ कंपनसेशन फॉर हिज फॉरगोइंग एक्सपेंस, दैट इज कॉल्ड रिटर्न। जब मैं आज 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं इस आशा में कर रहा हूँ कि कल को मुझे इसमें कुछ ऊपर भी पैसा मिलेगा, यानी 100 रुपये जब मुझे 150-200 रुपये मिलेंगे। वरना मैं पैसा क्यों दूँ किसी को? आज कोई मतलब क्या, आपने किसी दोस्त के पास चले जाओ 50 रुपये मांगेंगे और क्या शक्ल देखी अपनी, ठीक है। तो इसलिए कोई मुँह उठा के किसी को पैसा नहीं देता है, किसी प्रॉफिट को लेकर के पैसे देता है, या तो इंसानियत होगी तो मदद के लिए दे देगा, ठीक है। चलिए देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। जैसे मैंने बताया था, सॉरी रिस्क एंड रिटर्न, मैंने जैसे बताया था ना, रिस्क और प्रॉफिट
इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। प्रॉफिट क्या है, एक तरह का रिटर्न ही तो है। रिटर्न अमाउंट, जो रिटर्न अमाउंट मिल रहा है, जो मुझे 100 रुपये के ऊपर एक्स्ट्रा 50 रुपये मिले, उसे मैं रिटर्न ही तो कहता हूँ, और मैं उसे प्रॉफिट, प्रॉफिट और रिटर्न एक ही थाली के छट्टे वट्टे हैं। यानी कि रिस्क और रिटर्न में भी पॉजिटिव रिलेशन है। तो इसमें डायरेक्ट डेफिनेशन वही होगी जो मैंने आपको अभी बताया था, राइट। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो कंप्लीट हो गया। आई डोंट थिंक कि मुझे इसमें ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम है और हमारे हर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ऑलरेडी। आई डोंट थिंक कि हमारे इन बुक्स के अंदर कोई भी ऐसा मुश्किल एक दो चैप्टर को छोड़ के कोई भी ऐसा मुश्किल कॉन्सेप्ट है जो कि समझ में ना आए, ठीक है। बाकी अगर कोई मुश्किल लगे तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे से होगा मैं बिल्कुल आपकी मदद करूँगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड देयर सोर्सेज। मैं एक बार फिर बता दूं आप लोगों को, मैं आपको सिर्फ इन क्वेश्चंस के मतलब समझा रहा हूं, इनके मीनिंग की। अगर आपको कोई डाउट हो कि यार इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, मैं आपको वही समझा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। आपको जो रिटन PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। चलिए तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या है। द फर्म रिक्वायर्स फंड्स फॉर परचेजिंग प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। These assets are called fixed capital of business. Also, some part of working capital is always required for smoothly running the business. So, this part of working capital and fixed capital is called long term finance. देखिए long term finance का मतलब क्या है, वो फाइनेंस यानी कि वो ज़रूरत कंपनी की जो हमें लंबे समय के लिए चाहिए। हमें लंबे समय के लिए कंपनी के अंदर क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल तो हर समय आएगा। ये तो नहीं कि एक बार हमने खरीद लिया बस अब हमको ज़रूरत ही नहीं है। हमें लॉन्ग टर्म चीज़ क्या है, लॉन्ग टर्म का मतलब है जो कि बहुत लंबे समय तक हो, यानी कि 1 साल से पार हो। हमने कोई फर्नीचर खरीदा, हमने कंप्यूटर्स खरीदे, हमने खरीदा क्या कहते हैं, हमने कोई बिल्डिंग खरीद ली, हमने फर्नीचर खरीदा, कुछ भी खरीदा, वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। तो उसके लिए हमें फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी को कहते हैं हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस। और वर्किंग कैपिटल में यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे बोला गया था ऑल्सो सम पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी कि यहाँ पर कुछ पार्ट होता है वर्किंग कैपिटल का। यानी कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है मुझे बताओ, कुछ कैश जो कि रिक्वायर होता है बिजनेस को रन करने के लिए, कुछ एक्सपेंसेस हों। कैश मेमो पे हमने कुछ एक्सपेंसेस करते हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ को चाय पिला रहे हैं हर महीना, ठीक है। तो इसी तरीके के एक्सपेंसेस का कुछ कैश की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमेशा पड़ती है। हमें कंपनी में कुछ अवेलेबल कैश रखना पड़ता है, तो उसी को हम कहते हैं कुछ सम पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वो भी लॉन्ग टर्म ही हो गया, क्योंकि हमें तो हमेशा रखना पड़ेगा, इसलिए इसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब इसके सोर्सेज क्या हैं। सोर्सेज हमारे पास देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में बंदा अपनी जेब से कैपिटल नहीं डालेगा, एक प्रोपराइटर ही अपनी जेब से पैसा लगा के काम करता है। जब एक कंपनी काम कर रही है तो कंपनी 4 जगहों से पैसे निकालती है। सबसे पहला इक्विटी शेयर्स या शेयर कैपिटल बोल सकते हैं आप, ओके। ये तो किसी को मुश्किल लगना ही, ये सबको आना चाहिए। सेकेंड थिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, थर्ड थिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, एंड फोर्थ डेप्ट यानी कि लॉन्ग टर्म डेप्ट। फॉर एग्जांपल हमने डिबेंचर्स इश्यू कर दिए, मॉर्गेज लोन ले लिया, कुछ ले लिया वगैरह वगैरह। देखिए अगर किसी को डाउट हो मैं एक बार फिर समझाता हूँ। इक्विटी शेयर का मतलब है वो शेयर्स जो कि कंपनी के मालिक बना देती है हमको। प्रेफरेंस शेयर की मालिक बनाती है पर कुछ प्रॉफिट्स के साथ, यानी कि जैसे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स होता है उस टाइप का क्वेश्चन है ये। रिटेन्ड अर्निंग्स कि हमने जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स थे उनके प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा के कंपनी के नाम पे रख लिया कि हमें ये प्रॉफिट आगे काम आएगा। एंड लास्ट लोन, कि लोन पे हमने कुछ पैसा उठाया। तो ये सोर्सेज थे हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंस के, ओके। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट है। आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट, डिफाइन कैपिटल मार्केट। देखिए कैपिटल मार्केट क्या है। कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहां पे सिक्योरिटीज यानी कि स्टॉक यानी कि शेयर्स को खरीदा बेचा जाता है। यानी कि हम सीधी लैंग्वेज में कह सकते हैं द कैपिटल मार्केट रेफर्स टू द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स ऑफ फैसिलिटेटिंग द बोरोइंग और लैंडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, राइट।
कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है, देखो उसको नाम दे दिया गया कैपिटल मार्केट। जैसे कि हम लोग कपड़े खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, खाने का सामान खरीदते हैं, उसी तरीके से हम लोग शेयर्स को भी खरीदते और बेचते हैं, उसे हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। यहाँ पे सिंपल सी लैंग्वेज है, मैंने आपको सिंपल समझा। कैपिटल मार्केट के दो तरह के मार्केट होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। अब मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो प्राइमरी मार्केट का मतलब हो गया करोल बाग मार्केट। सेकेंडरी मार्केट हो गई हमारी शुक्रवार मार्केट। फ्राइडे मार्केट सबको पता होगा, दिल्ली वालों को। शुक्रवार मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो चीज़ जहाँ पे फ्रेश एकदम ताज़ा माल मिलता है। कौन बोल रहा है करोल बाग में ताज़ा माल नहीं मिलता? ठीक है, तो यानी कि प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे हमें एकदम फ्रेश इक्विटीज़ मिलती हैं, फ्रेश इशूड इक्विटीज़ डायरेक्टली फ्रॉम द ऑनर ऑफ द कंपनीज। एंड सेकेंडरी मार्केट यानी कि OLX, यानी कि जहाँ पे यूज़ किए, यानी कि हमें सेकेंडरी दूसरे हमें इक्विटी शेयर मिलती है जो कि ऑलरेडी यूज हैं, जो कि मार्केट में बिकने के लिए आ जाते हैं। सेकेंडरी मार्केट में अभी भी किसी को कन्फ्यूज़न है, फिर बता दूँ, एक कंपनी ने एक आदमी को इक्विटी शेयर बेचे, ये था प्राइमरी मार्केट। अब इस आदमी ने किसी और को बेचा, अब ये सेकेंडरी मार्केट हो गया है। सेकेंडरी मार्केट में ये किसी और को बेच सकता है, फिर ये किसी और को बेचेगा, फिर ये किसी और को बेचेगा, फिर ये किसी और को बेचेगा। ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है, समझ गए? ये सेकेंडरी मार्केट का सर्कल है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दो तरह के मार्केट होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। चलिए नेक्स्ट, डेफिनेशंस बहुत अच्छे से लिखिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। आई डोंट थिंक किसी को इसमें डाउट होना चाहिए। कैपिटल मार्केट का सबको मतलब समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ये मैंने टॉपिक्स इसलिए आपको बोल दिए और मैंने आंसर्स अच्छे से लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को इनकी उसमें कोई दिक्कत ना हो। पर ऐसा नहीं है कि आप लोग पढ़े ना, आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है? और भी डेफिनेशंस हैं, उनको आपको पढ़ना है सबको, सारे चैप्टर्स को। अब मैं तो कहता हूँ अपनी तरफ से साजिश ने अपना सब तैयारी करी है, बहुत अच्छी बात है। बट अगर कोई मेरे जैसा स्टूडेंट है जिसने अभी तैयारी नहीं करी है तो इन वीडियोज़ की मदद से अपनी हेल्प ले सकता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, what is लीज फाइनेंसिंग? बहुत प्यारा क्वेश्चन। लीज फाइनेंसिंग क्या है? देखिए, मैंने एक घर लीज पे ले रखा है। लीज का मतलब क्या है? रेंटल। लीज का मतलब क्या है? रेंट पे लेना। तो सिंपल सी बात है, लीज फाइनेंसिंग का मतलब है कि रेंट पे कोई एसेट लेना। रेंट पे कोई एसेट क्यों लेगा? मान लो मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मैं हर साल 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करता हूँ और सडनली मुझे 5 लाख यूनिट्स का ऑर्डर मिल गया। तो मैं एग्जिस्टिंग जो मशीनरी है उनके ज़रिए मैं कैसे इस ऑर्डर को पूरा कर पाऊँगा? तो उसके लिए मुझे कुछ मशीन्स किराए पे लेनी पड़ेंगी। अब मैं ख़रीद लूँ, इतना तो अमीर मैं हूँ नहीं, हो सकता है कि इसके बाद मुझे ऑर्डर मिले ही ना 5 लाख का, तो ज़रूरी तो नहीं ना मैं बना करके रख लूँ। इसलिए मैं कुछ किराए पे ले लूँगा, काम होने के बाद उन्हें वापस कर दूँगा और उस किराए के बदले पे जो वो लोग मुझे देंगे, जो एग्रीमेंट बनता है, रेंट एग्रीमेंट, उसी को कहते हैं लीज फाइनेंसिंग। एक एग्रीमेंट के चलते एक ऑनर अपने एसेट को किसी और को दे देता है विथ फुल राइट्स इन एक्सचेंज ऑफ रेंट पेमेंट। कुछ अमाउंट जो कि हमें तौर रेंट पे देते हैं, उसके बदले में वो हमें ये अपना एसेट है कुछ समय के लिए प्रोवाइड कर देते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। इसमें आई डोंट थिंक इसमें कोई बड़ी बात है। द एसेंशियल फीचर्स ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट आर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीजिंग, यानी कि बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। डिलीवरी ऑफ गुड्स, टाइम पे वो गुड्स एसेट टाइम में समय के अनुसार दे देना चाहिए। पर्पस, जो पर्पस है वो पूरा होना चाहिए जिस पर्पस के लिए हमने ये लीज एग्रीमेंट, लीज फाइनेंस करवाया। चौथा, कंसिडरेशन, उसके बदले में जो हमको रेंट देना था यानी कुछ रेम्यूनरेशन, कुछ अमाउंट देना था, वो मिल जाना चाहिए। और पांचवा, रिटर्न ऑफ गुड्स, उस एसेट को सही सलामत ऑनर को वापस कर देना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। चलिए, इस लीज फाइनेंसिंग में एक और पॉइंट जोड़ दिया जाता है, हायर परचेज। अब पूछते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है? देखो सिंपल सी बात है, लीज फाइनेंसिंग, हायर परचेज एकदम सेम चीज़ है, सेम आंसर, सेम सब कुछ। बस हायर परचेज में एक प्लस पॉइंट ये होता है कि हायर परचेज में जिस बंदे ने एसेट लिया है वो चाहे तो उस पर एग्रीमेंट के हिसाब से इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट देकर उस एसेट को अपना बना सकता है। इंस्टॉलमेंट्स,
फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि हम लोग कोई घर ले रहे हैं, 20 लाख का घर था, मैंने 10 लाख रुपए दे दिया, बाकी के 10 लाख मैं साल भर के अंदर हर महीना कर करके दूंगा, तो साल भर के बाद ये घर पूरी तरीके से मेरे नाम पे हो जाएगा, तो उसको कहते हैं हम लोग हायर परचेज। और लीज फाइनेंसिंग सिर्फ एक रेंटल एग्रीमेंट है जो कि कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद एसेट को वापस कर दिया जाता है, ठीक है, उसमें हायर परचेज वाला ऑप्शन नहीं होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा टाइम किसको लगना चाहिए। बाकी मैंने उसमें आंसर्स लिखे हैं, आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट। और आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग? व्हाट इज प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग? प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग क्या है? देखिए, लीज फाइनेंसिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग आपको बताने जा रहा हूँ। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का मतलब होता है, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इज अ व्हीकल। डेफिनेशन, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इज अ व्हीकल टू रेज फंड्स थ्रू द लोन्स और मेगा प्रोजेक्ट्स। देखिए सिंपल सी बात है, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग वो होता है जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो कि गवर्नमेंट लेके आती है या कोई भी लेके आता है, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग उसे कहते हैं, जिसमें बहुत सारे लोन्स से पैसा निकाला जाता है। मान लो आज गवर्नमेंट जा रही है या तो फिर मैं ही जा रहा हूँ, मेरा मन है कि आज मैं इलाहाबाद में एक ओवर ब्रिज बनाना चाहता हूँ दिल्ली तक, ठीक है, तो ये करोड़ों का खर्चा, लाखों का खर्चा, तो उसके लिए मैं बहुत सारा पैसा लोन पे लूँगा, या तो बैंक से लूँगा या तो क्या नाम है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिस से लूँगा, या तो गवर्नमेंट मुझे हेल्प करेगी, कुछ भी। तो ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स लाइक रेलवे, पावर, टेलीकम्युनिकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सबको एक प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के थ्रू बनाया जाता है। और उस सर्विस को, उस स्ट्रेटेजी को, मैनेजमेंट को कहते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। उसमें एक बहुत अलग से कमेटी भी बनाई जाती है क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और हमारे पास एक एग्जांपल भी है कोंकण रेलवे का। जब कोंकण रेलवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तब कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाई गई थी। उन्होंने ही उसकी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की, हर तरफ से सोर्सेज से फंड्स उठाए, उसके बाद जा करके वो काम किया। तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में किसी को दिक्कत तो नहीं है। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग डिसिप्लिन इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग द रैशनल फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंस, लाइक हाउ टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट, हाउ टू टेक रिस्क। इसके बारे में मैंने ज़्यादा आंसर नहीं लिखा है। देखिए क्या है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, बहुत सिंपल वर्ड में यही है कि मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी हम लोग उसके प्रोजेक्ट्स को कैसे बना सकते हैं, उसमें कहाँ से फंड्स ला के पैसा लगाएं। उसमें ज़्यादातर लोन लगता है, 60 to 95% जो रेशियो है वो डेप्ट का होता है, बाकी अपना पैसा होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखिए फ्रेंड्स, जितने क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए हैं। आई डोंट थिंक कि इसमें मुझे कोई दिक्कत लगती है। और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इन्हीं चैप्टर्स के, और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, आप सोच रहे होंगे कि मुझे वो भी कराने चाहिए थे, बट मेरी नज़र में मैंने जितने इनके आंसर्स लिखे हैं उतने ही काफ़ी हैं, उतने में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, जो कि ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैं सिर्फ इस पॉइंट पे वीडियोस बना रहा हूँ जो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि शायद तैयारी ना कर सके हों। ओके, मेरी तरफ से MC07 यही कंप्लीट होता है फॉर एग्ज़ाम, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 डेज़ हैं, 10 दिन से ज़्यादा हमारे पास है ही नहीं। हाँ, अगर आप चाह रहे हो कि इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं लेके आऊँ, तो प्रैक्टिकल में मैंने जैसा आपको बताया था कि मेरे पास जो लीवरेज एनालिसिस है, कैपिटल बजटिंग, ये सब मैंने चैप्टर्स ऑलरेडी कराए हैं, आप वीडियोस में देख सकते हैं। आई डोंट थिंक कि मैं अगर एक्स्ट्रा कराऊँ हमारे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। ओके, और लगे हाँ तो मैं आपको MCO03 के बारे में बता दूँ। MCO03 देखिए, एग्ज़ाम के लिए हमारे पास MCO05 कंप्लीट हो गया, MCO07 कंप्लीट हो गया, MCO03 में सारे स्टैटिकल फार्मूलाज हैं, जो स्टैट्स हमने पढ़ा है आज तक, स्टैट्स, मीन, मीडियन, मोड, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशंस, उन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, वही MCO03 के अंदर पढ़ाया गया। और लेकिन इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा गया है, मुश्किल से एक, उसे स्किप भी कर दोगे ना चलेगा। तो इसलिए इसमें जो थ्योरीज़ हैं वो चैप्टर्स भी इजी ही हैं, हमने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप थ्योरीज़ को याद करेंगे तो आपका MCO3 भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं नेक्स्ट वीक तक एक और वीडियो ला दूं, वरना आई थिंक हमारे पास यहीं पे सब खत्म होता है। अब डायरेक्ट एग्ज़ाम्स हैं, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स। एंड एग्ज़ाम्स के बाद हम लोग आगे और भी चीज़ें चालू करेंगे। एग्ज़ाम्स के बाद रुकना नहीं। देखो कई स्टूडेंट्स हैं जो कि M.Com के बाद सोच रहे होंगे कि M.Com के बाद करना क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि M.Com के बाद हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम लोग चाहें तो ये 3 चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, जो बच्चे अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं खुद भी करूँगा,
अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, आप लोग भी मेरे साथ चलो, हम लोग CA CS CMA ये 3 चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। इन 3 चीज़ों को कई लोग सोचेंगे बहुत मुश्किल है, कई लोग सोचेंगे बहुत आसान, जो भी है कई लोग कर भी रहे हो शायद, बट मेरा जो अगर मेरे साथ चल रहे हैं आई थिंक, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स हो जाएंगी, डायरेक्ट एग्ज़ाम के बाद वीडियोस आएंगी, ठीक है। तो एग्ज़ाम के बाद वीडियोस आएंगी, तो जो भी वीडियोस आएंगी मेरी तरफ से वो वीडियोस रिलेटेड होंगी CMA से, ठीक है। CMA के सब्जेक्ट्स पे वीडियोस होगी, हम खुद भी प्रिपरेशन करेंगे, हम लोग टारगेट बनाएंगे इसको क्रैक करने का, हम भी क्रैक करेंगे, आप लोग भी करिएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से मुझे लगता है कि M.Com तो हमारा क्लियर हो ही जाएगा, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई इशू होने वाला है, बट अब हम लोग प्रिपरेशन करेंगे CMA की, तो फिर हम लोग CMA की प्रिपरेशन पे मिलेंगे, तब तक के लिए गुड लक।